सबसे पहले सिद्धार्थ यादव आपकी तरफ आते हुए, बीजेपी के लिए जो विशेष रूप से मध्य प्रदेश का पोल दिखा रहा है, उतनी सीटों की कल्पना तो पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से बीच बीच में बात होती रही, शायद वो भी नहीं कर रहे थे कि ये कांटा 160 तक जा सकता है। वो भी कह रहे थे कि हम 150 के आसपास ले आएंगे, लेकिन कुछ एग्जिट पोल ऐसे हैं जो 160 भी आपको बता रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जहां जिस मंच पर बार बार राहुल गांधी जाकर ये कहते रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी कभी नहीं कर सकते, बीजेपी कभी नहीं कर सकती, और जहां लगभग एक अनुमान है कि 50%, 52% ओबीसी जनसंख्या है, ये एक अनुमान लगाते हैं जो पॉलिटिकल पंडित हैं, वहां ऐसा क्या हुआ कि ये अनुमान अब एग्जिट पोल लगभग 130 से 150 के बीच में दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात यह है समझने की कि कांग्रेस पार्टी जिस डमडमे को लेकर के चल रही है लोगों के बीच में, और राहुल गांधी जी ने जो नया नया पाठ सीखा, उनको किसी ने आकर के बता दिया कि इन चुनावों में और तो आपको 9 सालों में सरकार के खिलाफ कुछ मिला नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई कुशासन की ऐसी घटना नहीं, देश प्रगति की राह पर ही बढ़ता जा रहा है। तो एक ओबीसी नया शब्द सीख लो, इस ओबीसी का राग गाओ और शायद लोगों को आप भ्रमित कर लोगे और आपके साथ आ जाएंगे। पर ओबीसी की सिर्फ बात करना, ओबीसी के लिए सिर्फ कहना, ओबीसी के लिए करना कुछ मत। आप ओबीसी को टिकट मत देना, ओबीसी को चुनावों में मत उतारना, ओबीसी को मुख्यमंत्री मत बनाना, करना कुछ मत। बस कहना कि ओबीसी है और जो जातीय जनगणना आप ही की पार्टी ने करवाई थी, जिसका रिजल्ट आपने नहीं दिया, वो भी हम फिर से करवाएंगे। जो कर्नाटक में आपकी पार्टी ने कराई, आज तक जिसका रिजल्ट दबा के देते हैं, वो भी हम आगे करवाएंगे। अब लोगों को मूर्ख समझने वाली कांग्रेस पार्टी ये भूल गई कि आप लोगों को राक्षस कह तो सकते हो, पर लोग बड़े समझदार हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश में, जहां ओबीसी का एक इतना बड़ा वर्ग रहता है और जहां के 3 पिछले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी से रहे, शिवराज चौहान जी ओबीसी से हैं, उमा भारती जी ओबीसी वर्ग से थी, बाबूलाल गौड़ जी ओबीसी वर्ग से थे। ऐसी पार्टी जिसने उस प्रदेश में सबसे ज्यादा ओबीसीओ को प्रतिनिधित्व दिया, एक ऐसी पार्टी जो देश भर में, जिसके सबसे ज्यादा इतिहास में आज तक अगर केंद्र सरकार के अंदर मंत्री ओबीसी वर्ग के रहे, और जो पार्टी ऐसा करके प्रतिनिधित्व दे करके, जिसका नेता कहता है सबका साथ सबका विकास, और वो गरीबों की बात करता है, 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का बात करता है, तो ये राहुल जी का जो कार्ड है तो फेल होना ही था, कोई दो राह नहीं। लेकिन अब राहुल जी को छत्तीसगढ़ में प्रेडिक्शन है कि वहां सरकार भूपेश बघेल बचा पा रहे हैं। तेलंगाना में बीआरएस से भी अच्छा कर रही है, बीजेपी को तो बहुत ही कम तेलंगाना में जो प्रेडिक्शन है एग्जिट पोल का। साधना जी, मैं आ रहा हूं, बस छोटे छोटे कुछ सवाल हैं सिद्धार्थ जी से इसके बाद। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कांग्रेस के फेवर में जा रही हैं, क्या इसको ये मानेंगे कि वहां पर जो धार्मिक मुद्दे उछाले योगी आदित्यनाथ जहां जहां सभा में जाते हैं, वो साथ साथ ये भी बता देते हैं कि बस और ट्रेन का इंतजाम भी हो रहा है, तो आप चले आइए, अयोध्या दर्शन भी साथ साथ करा देंगे? तो क्या वहां पे फिर आपका जो धर्म वाला कार्ड है वो फेल हो गया? इसको इस तरह से देखें। राममोहन जी, पिछले चुनावों में छत्तीसगढ़ में हम 15 सीटों पे थे। इस बार सभी एग्जिट पोल बता रहे हैं कि हम 40 से ऊपर हैं। हम बता रहे हैं, हमारा भी एक पार्टी एक बहुत कैडर बेस्ड पार्टी है, बड़ा संगठन है, हमारे पन्ना प्रमुख तक हमारे पास है, हमारे पास भी फीडबैक है, हम सरकार बना रहे हैं छत्तीसगढ़ में। पर चलिए एग्जिट पोल की मान लेते हैं, 40 से ऊपर भी अगर हैं तो हमारी 3 गुना सीटें आ रही हैं पिछली बार से। हम क्या जो लीड कर रहे हैं और वो किसका नुकसान हो रहा है, वो तो कांग्रेस पार्टी को ही विश्लेषण करना चाहिए। तो क्या उन्होंने कहा था, यही बात तेलंगाना की, हम एक विधायक पर आए थे, उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, हम 4 सांसद जीत करके आए। इस बार भी जो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का राइज दिखेगा, वो भी सभी पॉलिटिकल पंडितों को एक तरीके से शॉक करने वाला होगा। राममोहन जी, मुद्दा बस इतना है कि देश की जनता स्वीकार कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस राह पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को लेकर के जा रही है, अब उस राह से देश भटकना नहीं चाहता। ये वो राह है, साधना भारती जी की तरफ चलना चाहता हूं। साधना भारती जी, ये वो राह है जहां 100 यूनिकॉर्न्स है, ये विकास सिद्धार्थ यादव, और इसीलिए देश इस विकास की राह पर। सिद्धार्थ यादव कह रहे हैं, आप संतुष्ट हैं? ये जो जातिगत जनगणना की बात है, ये कहना आसान लगता है, लेकिन कांग्रेस के इतिहास को देखा जाता है तो फिर लगता नहीं है कि जातिगत जनगणना या जातियां बताने के पक्ष में कांग्रेस कभी रही है। जी देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कह देती हूँ, मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी आदरणीय सिद्धार्थ भैया को, तो सिद्धार्थ भाई आप भी उम्मीद करती हूँ मुझे शांति से सुनेंगे। देखिए, सबसे पहली बात ये कि मैं क्योंकि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे तो यहाँ बैठी हुई हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक भी हूँ। उस नाते भी डंके की चोट पर बात कह रही हूँ
कि बार बार ये भाजपा बार बार कहती है भैया कि हम जाति की बात नहीं करते, हम धर्म की बात नहीं करते, कांग्रेस को ओबीसी मिल गए और कुछ समझ नहीं आया। अरे क्या समझ नहीं आया? आपके विगत जो 9.5 साल बीते, मणिपुर के अंदर आपकी डबल इंजन की सरकार थी, बेटियों को नंगा घुमा दिया गया, प्रधानमंत्री जी तो आसमानी आनंद लेते रहे 8,000 करोड़ के विमान में बैठकर। क्या इसको आप सुशासन कहेंगे? भ्रष्टाचारियों को गले लगा लगाकर आपने अपनी सरकारों के साथ मिलाने का काम किया, जिनको आप 2 दिन पहले कह रहे थे कि 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला। एक सेकंड, तो एक मिनट सुनिए। देखिए प्लीज साधना भारती जी, पॉलिटिकल तकरीरों के लिए बहुत से मंच आपके पास होंगे और खूब करिएगा। ये पूरी जो चुनावी सभाएं गुजरी हैं उसमें आप लोगों ने जमकर यही बातें बोली, कुछ भी अलग नहीं बोला। पॉलिटिकल तकरीर नहीं कर रहे थे तो नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं विश्लेषण के आधार पे कि आप जरा ये बताइए, क्या आप ये बताइए कि जातिगत कार्ड आपको लगता है कि फेल हुआ है? क्योंकि एक बड़े मुद्दे के तौर पे आप लोगों ने इसको लेके आए थे। ठीक है, मैं उसी पे बात जी, करती हूँ। ठीक है, मैं उसी पे आ जी, जाती हूँ। आप वो आध्यात्मिक प्रवचन दे रहे थे, मैं पॉलिटिकल तकरीर कर रही थी। ठीक है, साधना भारती जी, मैं सीधी बात कर रही हूँ। आध्यात्मिक बात तो आप भी करते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं करना चाहती, करबद्ध निवेदन मेरा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप मुद्दे पे आइए ना। करबद्ध निवेदन है, आपने उन्हें समय दिया, मुझे मैं आपको पूरा समय दूंगा, आप विषय पे उत्तर देते रहिए। मुझे भी पूरा समय आप टाइम नोट कर लीजिए, आप विषय पे बोलते रहिए, मैं 1 मिनट नहीं बोलूंगा। उत्तर में हाँ ना में उत्तर नहीं, मैं विषय पर ही बोल रही हूँ, मैं विषय पर ही बोल रही हूँ। ओबीसी विषय है और ओबीसी ही विषय रहेगा। अब कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2018 में राजनाथ सिंह जी ने, मोदी जी ने रैलियों में जा जाकर कहा था हम सत्ता में आएंगे तो जातिगत जनगणना कराएंगे। उसके बाद ये सत्ता में आए तो इन्होंने एफिडेविट देकर कह दिया कि भाई हम जातिगत जनगणना नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? पूर्ण बहुमत में आपकी सरकार थी, आप चाहते तो आप 49.5% का कैप भी हटा देते, लेकिन आप नहीं हटाना चाहते थे क्योंकि आप पिछड़ों को मात्र वोट का हथियार समझते हैं। आप वोट हथियाने के लिए, क्या मोदी जी का जन्मजात ओबीसी है क्या? मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी अगड़ी जाति को पिछड़ी जाति में शामिल कराया। सीधा स्पष्ट था उसका कारण कि वो ओबीसी का वोट हथियाना चाहते थे। हमने 3 राज्यों में ओबीसी मुख्यमंत्री दिए हैं। आप क्यों आदरणीय उमा भारती जी का नाम लेते हैं भाई? आदरणीय उमा भारती जी को पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहने दिया क्या आपने? माननीय कल्याण सिंह जी को पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहने दिया क्या आपने? अरे आपने जो राम मंदिर ट्रस्ट बनाया उसमें भी ओबीसी की भूमिका बता दीजिए कहां पर है। तो आंदोलन कराएंगे ओबीसी से, एससी से, आदिवासियों से, और जब मलाई खाने का समय आएगा, पदों पर बिठाने का समय आएगा, तो चयनित करके अल्पसंख्यक गौड़सेवादी अगड़ों को बिठाने का आप काम करते हैं। तो ये तो सामने स्पष्ट। और दूसरी बात, एग्जिट पोल की चलिए मान लीजिए, परिप्रेक्ष्य में बात हुई, जिस राज्य के परिप्रेक्ष्य में बात हुई उमा भारती के बाद, उसमें बाबूलाल गौर बने। और ये सिद्धार्थ यादव ने कहा अभी कुछ देर पहले कि बाबूलाल गौर को बनाया उमा भारती के बाद, और गौर के बाद बने शिवराज सिंह चौहान। ये तीनों के तीनों ओबीसी हैं। ये ओबीसी के लॉजिक पे तो फिट नहीं बैठता है। बाकी आप किसी दूसरे लॉजिक पे लाइए, लेकिन उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान तीनों ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। आपके विरोध में कौन खड़े थे? दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, और अभी भी कमलनाथ या ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले चुनाव में थे, इस बार कमलनाथ ओपन थे। तो आपके पास क्या चीफ मिनिस्टर का फेस ओबीसी था? नाम याद नहीं आता आपको? एक मिनट रुक जाइए, एक स्टेट की बात हो रही है। अभी एक स्टेट में आपने उदाहरण दिया, मैं उस स्टेट पे बात कर रहा हूं। अभी दूसरे स्टेट पे आ जाएंगे साधना भारती। अभी एक स्टेट के आपने नाम लेके उदाहरण दिया, मैं उस पे जा रहा हूं। लॉजिक पे रहिए ना, लॉजिक पे रहिए। फिर हम अशोक गहलोत, सचिन पायलट सब पे जाएंगे। उस स्टेट पे जवाब सिद्धार्थ यादव से लिया जाएगा। हम तो कह रहे हैं घबराइए मत, घबराइए मत, घबराइए मत। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, जो जिस स्टेट की आपने उदाहरण दिए, उसके उदाहरण क्या सटीक हैं आपके पास? ये बताइए। घबराती नहीं है किसी से, नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर ओबीसी की बात खुलकर क्यों नहीं बोलते? अपनी कांग्रेस की लीडरशिप से क्यों नहीं कहा कि मध्य प्रदेश में कोई ओबीसी चेहरा नहीं आपके पास? मध्य प्रदेश में कोई ओबीसी चेहरा नहीं है, क्यों नहीं मांगा? अरे कैसे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं आप? कैसे ओबीसी मोर्चा के नेता हैं? एक ओबीसी नेता नहीं मांगा मध्य प्रदेश में, एक ओबीसी नेता नहीं मांगा, एक ओबीसी नेता नहीं मांगा आपने। क्या बात करें? मैं आपको ओबीसी दिख नहीं रही? अरे तो आप मुख्यमंत्री फेस है मध्य प्रदेश में, आप आइए, स्वागत है आपका। अरे तो उमा जी को बनवाइए प्रधानमंत्री फेस। तो बताइए ना, आप बोलिए ना, मैं थोड़ी बनवाऊंगा। आप है ओबीसी मोर्चा की, आप है ओबीसी मोर्चा की चीफ, आप बनवाएंगे ना? के लिए तो आप बोल सकते हैं। तो मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, प्रश्न पूछो तो दिक्कत हो जाती है। साधना भारती, ये मालूम है कि मध्य प्रदेश में कितने ओबीसी को टिकट मिले? कभी ओबीसी के, अरे बताइए ना, कितने ओबीसी को टिकट दिया मध्य प्रदेश में? मोहन जी, मैं जवाब दे दूं। कितने ओबीसी को टिकट दिया मध्य प्रदेश में? उत्तर तो दीजिए। मैं सिद्धार्थ के पास जा रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। आरएसएस के प्रवक्ता मत बनो। अरे साधना भारती, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, प्रश्न का उत्तर होता है। ओबीसी के प्रवक्ता बनो, ओबीसी के भी तो कितने? अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप प्रवक्ता हैं?
Zee